हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ हिंदी में क्लास 10 सीबीएसई इंग्लिश पोम जिसका की टाइटल है अ टाइगर इन द जू और जिसको लिखा है पोएट लेस्ली नॉरिस ने। तो बच्चों, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बच्चों, इससे पहले कि मैं आपको ये पोम एक्सप्लेन करूं, मैं बहुत जल्दी से आपको पोएट लेस्ली नॉरिस के बारे में बता देती हूँ। तो लेस्ली नॉरिस जो थे एक फेमस वेल्श पोएट थे और ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 21 मई 1921 को साउथ वेल्स यूनाइटेड किंगडम के अंदर। उनके फादर जो थे ही वर्कड एज अ माइनर, लेकिन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही बिकेम मिल्कमैन because his health conditions were declining। तो उन्होंने अपनी अर्ली एज में ही डिसाइड कर लिया था कि वो एक पोएट बनेंगे और केवल 19 साल की उम्र में उन्होंने रॉयल एयरफोर्स को ज्वाइन कर लिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। और 1940 में उन्होंने ट्रेनिंग ली एज अ पायलट। फाइन। और अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद पहले वो क्या बन गए, वो टीचर बने, उसके बाद एक स्कूल के हेडमास्टर बन गए। उनकी जो फर्स्ट पोम थी वो पब्लिश हुई 1938 में, लेकिन उनकी बुक ऑफ पोएट्री पब्लिश हुई वो कब हुई, 1943 में। और जुलाई 1942 में उन्होंने शादी कर ली, किसके साथ, कैथरीन के साथ, जो कि कैटी के नाम से भी जानी जाती थी। लेकिन उन्हें जो नेम और फेम मिला वो उनकी जो फर्स्ट पब्लिकेशन थी फाइंडिंग गोल्ड के साथ मिला। और लेस्ली नॉरिस की जो डेथ हुई वो कब हुई, इन द ईयर 2006। तो बच्चों, इस पोम की लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं आपको इस पोम का सेंट्रल आइडिया बता देना चाहती हूँ। तो इस पोम के माध्यम से जो पोएट लेस्ली नॉरिस हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो लोगों को, रीडर्स को सेंसिटाइज करना चाह रहे हैं, संवेदनशील बनाना चाह रहे हैं। और वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं उनका जन्म उनके प्राकृतिक हैबिटेट में रहने के लिए हुआ है, जंगल में ही रहने के लिए हुआ है, और हमें इस प्रकृति के नियम के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी जानवर जो है उसे बंधन में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आजकल हम इन्हें पिंजरों में बंद कर देते हैं, जू में भेज देते हैं, उन्हें शो पीस बना देते हैं और उनके उनके नेचुरल हैबिटेट से वंचित करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, तो उनकी जो है जो उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो खत्म हो जाती है। नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या हुई, जैसे कि उनकी शिकार करने की, अपने आप को छुपाने की, केव्स में रहने की, पेड़ों पे चढ़ने की और खतरे से अपने आप को बचाने की। तो उनकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं वो खत्म हो जाती हैं। फाइन। तो टाइगर जो है एक वाइल्ड एनिमल है, खुद शिकार करता है, खुद हंट करता है जब भूख लगती है। फाइन। तो ये उसकी नेचुरल स्किल है। फाइन। उसे फ्री रहना पसंद है। तो जब वो पिंजरे में बंद कर दिया जाता तो वो नेचुरली अपनी इंस्टिंक्ट भूल जाता है और वो टोटली दूसरों की मर्जी पर डिपेंडेंट रहने लगता है। फाइन। तो ये जो पोम है इसकी दो सेटिंग है। जो पहली सेटिंग है उसमें जो एक टाइगर है वो टाइगर को एक जू के अंदर पिंजरे में बंद दिखाया गया है, और जो दूसरी सेटिंग है, दूसरी सेटिंग में टाइगर को उसके नेचुरल वाइल्ड हैबिटेट यानी कि जंगल में दिखाया गया है, जो कि वास्तव में उसका रियल प्लेस होना चाहिए। So children, let me give you the explanation of the first four lines. So before that, I'm going to read the first four lines for you. So he stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet race. So, before the explanation, let me tell you the meaning of the difficult words used in the first four lines. The first word is stalks. Stalks means to move quietly and slowly in anger. Second word is vivid. Vivid means very bright and clear.
थर्ड वर्ड इज स्ट्राइप्स। स्ट्राइप मतलब लॉन्ग लाइंस ऑन द बॉडी। तो आपने देखा होगा टाइगर जो होता है, टाइगर का बेस कलर ब्राउनिश येलो होता है और उसके ऊपर आपने देखा होगा कि पूरी बॉडी के ऊपर उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं। फाइन। सो नेक्स्ट वर्ड है पैड्स। पैड मीन्स कुशन पार्ट। तो जो टाइगर का जो पॉ होता है, पंजा होता है, वो नीचे से कुशनड होता है, गद्देदार होता है। वेलवेट मीन्स सॉफ्ट सिल्क क्लोथ। तो नेक्स्ट वर्ड है रेज। रेज मीन्स वायलेंट एंगर। तो चलिए मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देती हूँ। तो पोएट जो है, पोएट को एक बार एक चांस मिलता है जू में जाने का। तो वहां पर वो जू में जाता है तो एक टाइगर को देखता है जो कि कन्फाइंड है एक केज के अंदर। तो ये जो केज है, एक वो जो है एक छोटा सा केज है जिसकी की एक लिमिटेड स्पेस है उसके अंदर, और बिकॉज ऑफ दैट लिमिटेड स्पेस जो टाइगर है उसके अंदर कुछ कदम ही चल पाता है। और टाइगर जो है, जो कि एक रॉयल एनिमल है, हालांकि वो केज्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने उस लिमिटेड स्पेस में बहुत ही एलिगेंस के साथ वॉक कर रहा है। और फिर पोएट कहता है उसकी जो बॉडी है, उसकी शार्प बॉडी के ऊपर जो है शार्प ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं। और उस वो जो अपने केज के अंदर अपने वेलवेट सॉफ्ट फीट के साथ चक्कर लगा रहा है। उसके जो फीट हैं, जो जो पॉज हैं, वो सॉफ्ट हैं वेलवेट की तरह से। और इनका जब वो टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है, यानी कि जंगल में होता है, तो उसके जो सॉफ्ट वेलवेट फीट हैं वो उसकी मदद करते हैं शिकार करने में, क्योंकि जब वो उन अपने दबे पैर से चलता है तो उससे कोई आवाज नहीं आती और इससे उसे हंट करने में आसानी होती है। तो अब जो है टाइगर जो है अपने उस केज के अंदर घूम रहा है, लेकिन घूमते वक्त भी जो है वो बहुत गुस्से में है और उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। गुस्सा दिखा के भी वो क्या करेगा, उससे बाहर तो वो नहीं आ सकता। फाइन। सो बच्चों, इस फर्स्ट 4 लाइंस की राइम स्कीम क्या है? ए बी सी बी। तो कैसे ए बी सी है? तो देखिए, जो फर्स्ट लाइन है वो एंड कर रही है किस वर्ड से? स्ट्राइप्स। तो पहली लाइन है तो ये ए होगी। दूसरी लाइन है वो किससे एंड हो रही है? केज। तो सेकेंड लाइन विल एंड विद, इसकी राइम स्कीम क्या हुई? बी। थर्ड क्या है? क्वाइट। तो सी हो गई। और जो आपकी फोर्थ लाइन है वो है रेज। तो फोर्थ लाइन इज मैचिंग विद द सेकेंड लाइन, तो सेकेंड लाइन है बी। फाइन। केज, रेज। तो इस 4 लाइन की राइम स्कीम क्या हो गई बच्चों? ए बी सी बी। चलिए अब इसमें क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। तो पोएट लेस्ली लॉरिस ने टाइगर को पर्सोनिफाइड किया है। तो देखिए, उसने लेस्ली लॉरिस ने टाइगर के लिए वर्ड ही यूज किया है। जनरली हम टाइगर, कोई भी एनिमल के लिए हम इट का यूज करते हैं, लेकिन पोएट ने यहाँ पर ही का यूज किया है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। सेकेंड जो पोएटिक डिवाइस है वो है मेटाफर। तो मेटाफर यहाँ में क्या होता है? कंपैरिजन होती है। तो यहाँ टाइगर के जो पॉज हैं उसको कंपेयर किया गया है वेलवेट से। तो टाइगर के जो पॉज हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हैं, जैसे कि एक वेलवेट जो कपड़ा होता है बहुत सॉफ्ट होता है। सो हेयर मेटाफर इज यूज्ड। थर्ड इज इमेजरी इज यूज्ड। इमेजरी क्या होता है? कि अपने शब्दों के माध्यम से वो एक सीन रीडर्स की आंखों के सामने क्रिएट कर देना। तो द पोएट लेस्ली नॉरिस हैज created a beautiful imagery before our eyes। जब वो कहता है he stalks in his vivid stripes, जो टाइगर जब चलता है अपनी चमकीली स्ट्राइप बॉडी के ऊपर, जो उसके काले रंग की जो पट्टियां हैं, तो हमारे सामने एक टाइगर की पिक्चर क्रिएट हो जाती है। फाइन। तो हम विजुअलाइज करने लगते हैं अपनी आंखों के सामने कि हमें एक टाइगर दिखाई देने लगता है। सो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या है? जहां दो ऑपोजिट वर्ड को एक दूसरे के साथ यूज किया जाए। फाइन। तो देखिए यहाँ पर दो
यहाँ पर जो एडजेक्टिव हैं, दो एडजेक्टिव हैं तो एक साथ यूज हुए हैं, जैसे कि क्वाइट और रेज। क्वाइट का मतलब होता है शांत और रेज का मतलब होता है गुस्सा, एंगर। सो ये दोनों वर्ड एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, तो इसीलिए ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ये है ऑक्सीमोरन। तो बच्चों चलिए नेक्स्ट 4 लाइंस पढ़ते हैं, लाइन नंबर 5 to 8. So I'm going to read these lines for you. So he should be lurking in the shadow, sliding through long grass near the water hole where the plump deer pass. So let me tell you the meaning of the difficult words used in these 4 lines. So first word is lurking. Lurking means to be hidden, as to wait for your prey. Second word is sliding. Sliding means moving. Third word is hole. Hole means water pool. And the fourth word is plump. Plump means chubby, fat, stout. So let me give you the explanation of these 4 lines. तो जब पोएट जो है उस इम्प्रिजन टाइगर को उस केज के अंदर देखता है, तो ही फिल्ड विद पिटी टू सी दैट केज्ड टाइगर। और वो क्या सोचता है कि इस टाइगर को तो अपने नेचुरल नेटिव प्लेस हैबिटेट पर होना चाहिए था, जंगल में होना चाहिए था, जहां पर वो फ्रीली घूमता, हंट करता। और क्योंकि टाइगर जो होता है, टाइगर को पता होता है कैसे अपने शिकार पर अटैक करना है। कभी भी टाइगर अपने शिकार को डायरेक्टली चैलेंज नहीं करता। वो क्या करता, वहां पर पेड़ की छाया में छुपकर लेट जाता, ताकि वो अपने शिकार की नजरों से बच सके। फाइन। और वो लंबी लंबी जो जंगल के अंदर लंबी लंबी जो घास होती है, उसमें से, उस घास के बीच में से गुजर कर वो कहाँ पर पहुंच जाता? वो वाटर पॉन्ड पर पहुंच जाता, जहां पर कि मोटे मोटे टाइगर्स, हेल्दी टाइगर्स, प्लम्प टाइगर्स, स्टाउट टाइगर्स पानी पीने के लिए आते हैं। और वहां पर उनको वो अटैक करता और उनको हंट करता और उनको मारकर अपना पेट भरता। सो चिल्ड्रन, चलिए अब इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं। राइम स्कीम भी इसकी वही है, ए बी सी बी। देखिए फर्स्ट लाइन शेडो, सो ए, सेकेंड लाइन ग्रास तो बी, थर्ड लाइन होल तो सी, एंड फोर्थ लाइन pass. So pass and grass they both are matching. So what is the rhyme scheme? A B C B. और चलिए लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। तो जैसा पहले फोर्थ लाइन में था, पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, ही का यूज किया है पोइट ने टाइगर के लिए। फिर एंजेममेंट भी यूज हुआ है। तो आप नोटिस करोगे तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लाइन में कोई भी पंक्चुएशन मार्क पोइट ने यूज नहीं किया है। सो यहाँ पर क्या यूज हुआ है? एंजेममेंट। चलिए और क्या, और कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कैसे? यूज ऑफ, एलिट्रेशन होता है यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ है? तो पी वर्ड, पी साउंड रिपीट हुई है। देखिए लास्ट की लाइन, फोर्थ लाइन में आप देखोगे तो वहां पर पी वर्ड, प्लम्प एंड पास यूज हुए हैं, है ना। सो ये किसके एग्जाम्पल है? alliteration का। So children, let's move to the next line quickly. So I'm just reading the 4 lines for you. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. So let me tell you the meanings of the difficult terms used here. So first word is snarling. Snarling means warning sound, aggressive sound made by animals. Second word is bearing. Bearing means showing. Third word is fangs. Fang means two long sharp teeth at the front of the mouth of some animals. So children, let me quickly explain you the meanings of these 4 lines. So the poet says, if the tiger would have been free, अगर टाइगर फ्री होता तो वो क्या करता? कभी कभी भटक कर जो है ह्यूमन सेटलमेंट में आ जाता। फाइन, गांव की सीमा के बाहर भटकता रहता। और ये जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो कहाँ पर हैं? दीज आर सिचुएटेड एट द आउटस्कर्ट्स
ऑफ द फॉरेस्ट, फाइन। और वो जो है वहां पर आकर दहाड़ता, ग्रोल करता और अपने लंबे नुकीले दांतों को दिखाता। तो पोइट कहता है कि वो जो ऐसा करता, वो ग्रोल करता जोर जोर से, अपने दांतों को दिखाता, तो ये केवल उसका एक शक्ति प्रदर्शन होता, फाइन। तो ये वो अपनी पावर और स्ट्रेंथ दिखाने के लिए करता, फाइन। उसका जो है गांव वालों को मारने की कोई इंटेंशन नहीं होती, और ना ही उनके कोई घरों में घुसने की कोई इंटेंशन होती, फाइन। ये तो अपनी पावर, दबदबा दिखाने के लिए ऐसा करता, फाइन। और क्या, और पोइट क्या कहना चाहता है, और ये कहना चाहता है पोइट यहाँ पर कि जो टाइगर होता है ना, टाइगर बिना प्रोवोक किए कभी किसी पर अटैक नहीं करता, फाइन। किलिंग जो है उसकी हॉबी नहीं है, बल्कि उसकी नेसेसिटी है। तो वो हंट करता है ना, वो किस लिए हंट करता है, क्योंकि वो कार्निवोरस है। तो जब उसे भूख लगती है तो अपनी भूख को शांत करने के लिए वो दूसरे जानवर को मारता है और उनको खाता है। So children, this was the explanation of these 4 lines. So let's move to the rhyme scheme of this poem. So the rhyme scheme of these 4 lines is still same A B C B, because you will see first line is ending with houses, so A. Second line ending with edge, so B. Third line ending with clause, so C. And fourth line ending with village, so edge and village. So this rhyme is matching. So what is the rhyme scheme? A, B, C, B. So let's move to the poetic devices used in this poem. So first of all, we will talk about onomatopoeia. So onomatopoeia क्या होता है बेटा? ऐसे words जो poet use करता है, जो word sound produce करते हैं। जैसे कि इसमें use हुआ है word snarling. Snarling means growling. Fine. वार्निंग साउंड, एग्रेसिव साउंड, जब शेर दहाड़ता है तो ये आवाज से रिलेटेड वर्ड है ना, तो यहाँ पर इसीलिए इसको हम बोलेंगे कि एनोमोटोपाई का यूज हुआ है। सेकेंड पोएटिक डिवाइस यूज हुई है इसमें एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब होता है यूज ऑफ वॉवल साउंड। तो हमारे 5 वॉवल होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इन लाइन में रिपीटेडली ओ और आई साउंड का यूज हुआ है। ओ का कहां पर हुआ है, जैसे शुड, अराउंड, हाउसेस। और आई साउंड का यूज कहां पर हुआ है, बेरिंग, हिज, वाइट, हिज। ओके, so this is the example of assonance. So here assonance is used. So next poetic device is used consonant. Consonance क्या होता है, use of consonant sound repeatedly. So in these lines, so there is a consonant sound of s is repeatedly used. For example, in the words his, fangs, his, claws. So आप देखोगे these all words are ending with s. So s sound, s consonant sound is repeatedly used. So children, let's move to the line number 13 to 16. So, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length in his cage, ignoring visitors. So, the difficult term used in this poem, or you may be aware about it, concrete. So what is the meaning of concrete here? Means the building made of brick, cement, sand and water. So let me give you the explanation of these 4 lines. So the poet talks about if the tiger would have been free. अगर टाइगर फ्री होता तो क्या क्या करता? पिछली 4 लाइन्स में हमने पढ़ा, वो गांव वालों को टेरराइज करता, अपने वाइट फैंग्स दिखाता, लंबे नुकीले दांत दिखाता, अपनी पावर स्ट्रेंथ दिखाता। तो लेकिन अब आता है but. The poet has used word but. He's starting the line with but. Fine. Unfortunately, the tiger is not left free. रियलिटी ये है कि टाइगर फ्री नहीं है, टाइगर केज के अंदर बंद है। फाइन. सो टाइगर इज कन्फाइंड इन अ केज, fine, which is made of cement and brick and which is inside the zoo. Fine. So because he
this tiger is in the confinement of his little cage. This has limited space, so because he is inside locked, so he has lost his ferociousness. अब वो किसी को डरा नहीं पाता, लोग उससे डरते नहीं है. फाइन. तो वो क्या करता है, ही वॉक्स अराउंड द केज एंड डजंट ट्राई टू टेरराइज द विजिटर्स. तो वो क्या करता है, वो उस अपने लिमिटेड स्पेस में पिंजरे में घूमता रहता है और किसी को डराने की कोशिश नहीं करता. फाइन. क्योंकि वो पिंजरे के अंदर से किसी के पे अटैक तो कर नहीं सकता. जो विजिटर जो आए हैं, जो उसको घूर रहे हैं, जो उसको परेशान कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, तो वो उनके ऊपर अटैक तो नहीं कर सकता पिंजरे के अंदर से. तो इसलिए वो क्या करता है, वो इनको इग्नोर करता है और ही कीप्स ऑन मूविंग इनसाइड द केज. So this was the explanation of these 4 lines. So quickly let us discuss the rhyme scheme and literary device. So rhyme scheme still the same, A, B, C, B, because the bars and the visitors rhyme is matching. So let's discuss about the poetic devices. So poetic devices, as I said, personification is used. He is used. So the poet has personified the tiger. Second one, assonance. Assonance is also used. So use of vowel sound E is used. जैसे कि for example in the words he, logged, concrete, cell. So E sound is repeated. So here assonance is used. Then consonance is also used. Consonant, use of consonant sound. तो यहाँ पर consonant sound S is repeatedly used. For example, his, strength, bars. And then alliteration is also used. Alliteration means use of consonant sound. Fine. So यहाँ पर which should be at the beginning. Fine. Beginning of the word. And like, so in this sentence, B sound is repeated. Fine. Just like behind bars. In the second line, 2 words are starting with B, like behind bars. So these both words are starting with B. So this is the example of alliteration. So children, let's discuss the last concluding lines of this poem. So I'm just reading these lines for you. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So the new word used in these lines is patrolling. Patrolling means to guard, to keep a vigil, नजर रखना जानवरों के ऊपर. So let me give you the explanation of these lines. So the poet here talks about the pitiable conditions of the tiger. तो टाइगर की यहाँ पर बहुत ही दयनीय स्थिति के बारे में बताता है, किस तरह से वो टाइगर जो है पिंजरे के अंदर बंद है, and how his day ends. And this tiger is not able to sleep properly even in the night also. रात को भी वो सो नहीं पाता है प्रॉपरली. तो क्यों नहीं सो पाता है, क्योंकि रात के समय जू की जो भी पेट्रोलिंग कार्स होती हैं वो पूरे जू में चक्कर लगाती रहती हैं, वो जानवरों के ऊपर नजर रखती रहती हैं. फाइन. उनको गार्ड करने के लिए तो वो सारी रात घूमती रहती हैं. तो वो जो गाड़ियां हैं उनसे आवाज होती है, तो आवाज जो है वो नॉइज जो है it disturbed the tiger. Fine. And because of this noise, this sound, he is not able to sleep properly. And what he does, he keeps on looking towards the sky. In the sky, the shining stars, he keeps on gazing the shining stars with his shining eyes. So he is not happy by keeping inside the cage. He's sad, he's very much dejected, but he can't do anything. So children, this was the explanation of the poem A Tiger in the Zoo. So quickly let's discuss the rhyme scheme used in these last 4 lines. Again, the rhyme scheme is A, B, C, B, because the cars and stars, the both words are
their rhyme is matching. So let us quickly discuss the literary or poetic devices. So first of all, enjambment is used. So you will notice that in the last two lines there is no punctuation mark is used by the poet. So this is the example of enjambment. Then alliteration. alliteration देखिए यहाँ पर h sound जो है बार बार रिपीट हो रही है. दो वर्ड देखिए जो पोम के जो शुरू के लाइन जो फर्स्ट लाइन है उसमें एच साउंड शुरू से ही है दो वर्ड में. ही हियर्स. Fine. Use of sound H in the starting of two words. He hears. So this is the example of alliteration. And the last poetic device used here is assonance. Assonance means use of vowel sound. So here I sound is repeatedly used. कहाँ पर use हुई है देखिए वर्ड है his. थर्ड लाइन में his, with, brilliant. So here I sound is repeatedly used. तो बच्चों ये थी poem A Tiger in the Zoo. So in this poem I have given you the detailed explanation of the poem and the different poetic devices used and the rhyme scheme used in this poem. So children, hope you have understood this poem. So children, if you like my video, please like, share, comment and subscribe to my channel for further videos. Thank you so much.